गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज सीटेट पर्यावरण के कक्षा 4 के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न लेके आए हैं। इन अभ्यास प्रश्न से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उनको हम करवा चुके हैं। जो भी मित्र उन टॉपिक्स को नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज जो हम ये अभ्यास प्रश्न करवा रहे हैं, इन अभ्यास प्रश्न से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो पिछले वीडियो में करवाया गया है, उनको ज़रूर देखिए। अगर आप उनको देखते हैं तो ये सारे अभ्यास प्रश्न आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए, आज ये भाग 20 है। इनसे पहले 19 पार्ट करवा दिया गया है। हर पार्ट को आप बारीकी से देखें। मेरा ये वादा है कि अगर आप हर पार्ट को अच्छी तरीक़ा से देखते हैं और उनसे जो भी टॉपिक्स करवाया गया है उन सभी टॉपिक्स को आप बार बार देखते हैं, उनका गहन अध्ययन करते हैं, तो शायद आप सीटेट पर्यावरण अध्ययन में 30 में 30 ज़रूर ला लेंगे। क्योंकि जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो कंटेंट पार्ट हो चाहे पेडागोजिकल पार्ट हो, हर पार्ट को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, इस कंटेंट पार्ट को अंजाम देके और फिर हम इनसे रिलेटेड जो भी इनके अलावा पेडागोजी बचेगा उनको भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मधुमक्खियों के बारे में दिया गया है। पिछले वीडियो में हम मधुमक्खी और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को बताए थे कि देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए किन किन सामग्री की ज़रूरत होती है। आपको भले ही ये प्रश्न आसान सा लगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स में आसान प्रश्न ही पूछे जाते हैं और उन सभी प्रश्नों को कोडिंग करके पूछा जाता है। तो चलिए, उस कोडिंग से रिलेटेड भी प्रश्न देखेंगे कैसे कैसे पूछा जाता है। पहले ये सीधा साधा प्रश्न कर ले कि मधुमक्खी पालन के लिए किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होती है। तो किन की पहली है चीनी और चीनी का घोल की, और उस एक बक्सा का ज़रूरत होता है, और फूलों के रस का ज़रूरत होता है, या उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताए थे कि मधुमक्खी पालन के लिए चीनी की घोल की भी आवश्यकता होती है, फूल की रस की भी आवश्यकता होती है, बक्सा की भी आवश्यकता होती है। जो उस समय नीता खरीदी थी तो वो कितने का आया था? 2000 के आसपास आया था। तो ये इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस स्तर से कह सकते हैं कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? कौन सा गलत प्रश्न है, अर्थात ऑप्शन है, कौन सा गलत ऑप्शन है उनको छांटने के लिए कह रहा है। तो देखिए, लीची का फूल फरवरी में खिलता है। तो जी हाँ, आपको बताया था कि लीची का फूल कब खिलता है? फरवरी में। लीची का फूल मधुमक्खियों को बहुत भाता है। ये भी बताया था कि मधुमक्खी को लीची का फूल बहुत भाता है। रानी मक्खियाँ अंडे देती है। जी हाँ, रानी मक्खियाँ क्या करती है? अंडे देती है। और 4 नंबर कह रहा है कि रानी मक्खी रस लाने का काम करती है। तो नहीं, रानी मक्खी का कार्य रस लाने का कार्य नहीं होता है। काम करने वाली चींटियाँ जो होती है वो क्या करती है? रस लाने का काम करती है। ये तीनों का तीनों मक्खियों का काम था। ये मक्खियों का काम था, और ये लीची से रिलेटेड भी ये ऑप्शन क्या थे? सही थे। तो इसमें कह रहा है गलत ऑप्शन कौन सा है? तो कौन सा गलत ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कि रानी मक्खियाँ रस लाने का काम करती है। कौन? रानी मक्खियाँ रस लाने का काम करती है। ये ऑप्शन गलत है। जबकि रानी मक्खी का कार्य क्या है? अंडे देना। क्या है? अंडे देना। आपको बताए थे कि छाते में मक्खियों में क्या होता है? अलग अलग प्रकार के मक्खी होते हैं। रानी मक्खी होते हैं, कुछ नर मक्खी होते हैं, कुछ सिपाही जो रक्षा करने वाले मक्खी होते हैं, कुछ काम करने वाले मक्खियाँ होती है। सबका अलग अलग कार्य बटा होता है। फूल के बारे में तो पता ही था कि ये लीची का फूल मधुमक्खियों को बहुत भाता है। ये फरवरी के महीना में खिलता है। लीची सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? बिहार के मुजफ्फरपुर में।
और उसी जगह पे मधुमक्खियों का पालन होते हैं। अगला देखिए, गांधीधाम, वलसाड़, अहमदाबाद, ये सारे के सारे कहाँ है? गोवा में है, तमिलनाडु में है, केरल में है या गुजरात में है? तो ये गांधीधाम, वलसाड़, अहमदाबाद, कोझिकोड, ये सारे के सारे, ये देखिए अहमदाबाद, गांधीधाम और वलसाड़ ये क्या है? गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। और कोझिकोड क्या है? कहाँ है? केरल में। कोझिकोड जो बताए थे वो कहाँ है? केरल में है। लेकिन ये तीनों सारे के सारे कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वलसाड़ में ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकता है, वहाँ स्टेशनों पर मिलता है। देखिए वलसाड़ स्टेशन पे ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकता है? गांधीधाम से जो केरल की यात्रा के लिए ट्रेन निकलती है, गांधीधाम से केरल के लिए, तो उन रास्तों में वलसाड़ स्टेशन आता है। उस स्टेशन पे कितना 2 से 4 मिनट, समझिए कि 2 मिनट ही ट्रेन रुकती है। वहाँ स्टेशनों पर क्या क्या मिलता है इनके बारे में आप थोड़ा देखें। क्या क्या मिलता है? केला और चीकू मिलता है, या पूरी साग मिलता है, ठंडा दूध मिलता है। तो आपको बताए थे ये तीनों के तीनों वहाँ वलसाड़ स्टेशन पर मिलते हैं। केले चीकू भी मिलते हैं, पूरी साग भी मिलता है, ठंडा दूध भी मिलता है। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों के तीनों वहाँ मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती है? गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नेगेटिव है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में नहीं रहता है? ये क्या है? ततैया या बर्र के बारे में, या चींटी के बारे में, या दीमक के बारे में, या मकड़ी के बारे में कह रहा है। तो आपको पता होगा कि मकड़ी सबसे अलग रहता है, सबसे अलग। ये अपना अलग एक जाल बनाती है और फिर अकेला रहता है। तो कौन रहता है सबसे अलग? कह रहा है एक साथ नहीं रहता है, अर्थात अलग रहता है। तो मकड़ी। कौन सा? मकड़ी। जबकि चींटी को भी आप देखे होंगे, ततैया भी रहता है एक साथ, दीमक को भी आप देखे होंगे, आपके घरों में होंगे, वो भी क्या है? एक समूह में देखे जाते हैं। लेकिन मकड़ी सबसे अलग रहता है, अकेला रहता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन अर्थात शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। देखिए कह रहा है कि बिहार के गांवों में किसान अलग अलग फसलें उगाते हैं और साथ साथ एक अतिरिक्त धन कमाने के लिए क्या करते हैं? मधुमक्खी का भी पालन करते हैं। एक्स्ट्रा धन कमाने के लिए मधुमक्खी का भी पालन करते हैं। तो कह रहा है मधुमक्खी पालन का सबसे बेस्ट समय, सबसे अच्छा समय कौन सा है? जुलाई से सितंबर है, अक्टूबर से दिसंबर है, जनवरी से मार्च है, या अप्रैल से जून है? तो कौन सा समय सबसे बेस्ट है? अक्टूबर से दिसंबर। क्या? अक्टूबर से दिसंबर सबसे बेस्ट समय है मधुमक्खी पालन करने का। कौन सा हो गया? अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर देखिए ये भी पूछा गया है। देखिए आपकी जो भी इतना क्वेश्चन पीछे हम करवाए हैं सारे के सारे, क्या देखिए ये नवंबर 2012 में पूछा गया है, ये देखिए फरवरी में 2014 में भी पूछा गया है, ये अलग अलग एग्ज़ामों में पूछा गया है और नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है। इन्हीं तरह से प्रश्नों को ऑप्शन बना करके पूछा जा सकता है, इसलिए आप हर प्रश्नों को गौर से पढ़ें और देखें। खास करके आप टॉपिक को क्लियरली देखें, टॉपिक को अलग अलग नोट्स बनाते चलिए और उन नोट्स को आप
अपने स्तर से पढ़ने की कोशिश कीजिए, नोट्स को गहन अध्ययन कीजिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। अब मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनने के लिए कह रहा है कि कौन से कथन सही है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। सेकंड कहता है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ये तो आप अभी के अभी पढ़े हैं। मान लीजिए और भी ऑप्शन आपको ना आता हो, लेकिन ये तो अभी आते होंगे कि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। जी आपको ये भी बताए हैं ऑप्शन में कि मधुमक्खी पालने के लिए एक बक्सों की ज़रूरत होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी की ज़रूरत होती है। चीनी की खरीदी जाती है, तो चीनी का भी ज़रूरत होता है क्योंकि मधुमक्खी के पालन के लिए घोल जो बनाते हैं उनके लिए हमें चीनी का आवश्यकता होता है। और देखिए तो आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सही ऑप्शन को टिक करके टिक आउट करें। देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप 2, 3 और 4 ये तीनों पॉइंट तो आपको सही लगा। और फर्स्ट पॉइंट देखिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का है। नहीं, आप अभी भी पढ़े हैं कि मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय जो होता है, सबसे अच्छा समय अभी देखिए क्या पढ़े हैं, अक्टूबर से दिसंबर होता है, न कि जनवरी होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, अर्थात फर्स्ट ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सही हो जाएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ कौन में है? ऑप्शन नंबर थर्ड में। कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप इन पॉइंट्स को नोट्स कर लीजिएगा और इनको गहरी निगाहों से देख लीजिएगा। ये पॉइंट्स आपके और भी एग्ज़ाम्स में डाले जा सकते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है। आप हमेशा क्वेश्चन को करें तो हर क्वेश्चन की हर ऑप्शन को छांटने की कोशिश करें और हर ऑप्शन को जो भी पॉजिटिव ऑप्शन हो उनको अपने माइंड में सेटअप करते जाइए। तो चलिए आज आपके चैप्टर्स से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे और भी क्वेश्चन आगे बने, इनके हम कोशिश करते रहेंगे इनके लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आज अब जो है कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों की बात कर ले। जैसा आपको बताया है कि हर लेक्चर में 4 से 5 क्वेश्चन शिक्षण विधियों को करते रहेंगे, जिससे आपका एक लेवल बना रहे। आप खुद से शिक्षण विधियों की तैयारी करने के लिए आप कैसे अग्रसर हो, कैसे शिक्षण विधियों की तैयारी तब तक खुद से कर सके जब तक कि हम शिक्षण विधियों का सीरीज़ स्टार्ट नहीं किए हैं। जल्द ही शिक्षण विधियों का सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की प्रैक्टिस करते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? फर्स्ट कह रहा है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। सेकंड है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। आप हमेशा पॉजिटिव पॉइंट छांटने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव को एकत्रित कीजिए, अपने आप नेगेटिव पॉइंट छट जाएगा। फर्स्ट देखिए सेकंड ऑप्शन आपको कुछ पॉजिटिव लग रहा होगा कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए, जब भी अनुभवों की बात हो, बाहरी दुनिया की बात हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। इनको आप घेर के रखिए। थर्ड कह रहा है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ये देखिए तकनीकी शब्दावली, कभी भी शब्दावली परिभाषाओं पर अर्थात रटने पर बल नहीं देंगे। रटन प्रणाली पर से बच्चों को हमेशा दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ कमज़ोर लग रहा है। फोर्थ देखिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अर्थात कह रहा है कि पर्यावरण से संबंधित जैसे जल का अर्थ बताना, पर्यावरण का अर्थ उनका परिभाषा बता देना या उनसे संबंधित शब्द बता देना कि जल को पानी कहते हैं, ऐसे बात बताना। ये सब क्या है? ये शब्दार्थ है, उनसे रिलेटेड शब्दों की जानकारी देना। ये उन शब्दों से, परिभाषाओं से बच्चों में पर्यावरण की
के बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ नहीं मिल पाएगा और न ही वो उन जानकारियों को हासिल करके अपने माइंड को विकसित कर पाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन वैसे ही गलत लग रहा है। थर्ड में भी देखिए शब्दावली परिभाषाओं पर जोर दिया है और फर्स्ट और सेकंड में देखिए सबसे अच्छा कौन लग रहा है, सेकंड नंबर की विद्यालय में बच्चे के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए ही क्या किया जाता है, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि उनके आसपास की जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में विद्यालय में पढ़े, जाने और उन में अपना अनुभव व्यक्त करे। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दत्त कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य अर्थात होमवर्क जो बच्चों को देते हैं उनके विषय में सही कथन चुनने के लिए कहा रहा है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने अर्थात उच्चारित करने का अवसर प्रदान करती है। तो जी हाँ, ये तो सही पॉइंट लग रहा है। सेकंड है दत्त कार्य, फर्स्ट का कहा कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने अर्थात सूचनाओं को खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, अभिव्यक्त करने, उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट लग रहा है। दत्त कार्य सेकंड देखिए, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि जैसा भाई बहन की क्षमता हो, योग्यता हो, उसके अनुसार दत्त कार्य किया जा रहा हो, या होमवर्क बच्चों को उसके अनुसार दे कि उनके माता पिता को जो आता हो वही होमवर्क मिले। ये तो गलत पॉइंट है। थर्ड, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि अभ्यास करने के लिए रोज या विविधता या गृह कार्य करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, या उनको कह रहा है कि मतलब काम पूरा करने के लिए दिया जाए, मतलब पूरा करने पर बल, कभी भी पूरा करने पर बल नहीं दिया जाता है कि करना ही है, दबाव नहीं बनाएंगे। थर्ड नंबर गलत लग रहा है। फोर्थ देखिए, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ऐसा नहीं है कि आकलन का एकमात्र तरीका दत्त कार्य ही है। आकलन कई तरीका से किया जा सकता है, मौखिक भी किया जा सकता है, सामने में भी किया जा सकता है, लिखित भी किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दत्त कार्य के द्वारा ही आकलन किया जा सकता है। तो ये 3 के 3 ऑप्शन क्या गलत हो गए। सबसे अच्छा पॉइंट्स कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से सभी शिक्षण विधियों को पढ़ते हैं तो शायद हर शिक्षण विधि आपके लिए आसान लगने लगेगा। आप हमेशा शिक्षक से हट के अर्थात विद्यार्थियों को केंद्र मान करके विद्यार्थी के हित में हर कार्य को करने की कोशिश करें। कभी भी रटने पर बल न दे। जब भी रटने पर बल दिया जा रहा हो, विद्यार्थी को दबाया जा रहा हो, संकुचित कुचला जा रहा हो, उन सभी प्रश्नों से ये सीखे कि वो नेगेटिव के अंतर्गत आ जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव पॉइंट खोजने की कोशिश करें जिससे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़े, विद्यार्थी के हित में कार्य को, विद्यार्थी को ज्ञान मिले, सीखने की अवसर मिले। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। देखिए पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा नहीं है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, पकड़िएगा, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की प्रक्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होता है। नेगेटिव पॉइंट छांटने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पॉजिटिव कौन सा लगा, 4 नंबर। थर्ड नंबर भी पॉजिटिव है। अब फर्स्ट और सेकंड देखिए, जीवन और पर्यावरण के सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। सबसे नेगेटिव कौन लग रहा है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। आप अब शायद आप पकड़ लिए होंगे क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। क्या कह रहा है? एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? देखिए, मान लीजिए आपके ही कक्षा के विद्यार्थियों को आपने भ्रमण के लिए राजस्थान के लिए भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं, तो इसके दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी कि बच्चे क्या सीखे, क्या करे, क्या करना चाहिए बच्चों को, आप क्या अपेक्षाएं रखेंगे? तो देखिए कह रहा है कि यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। क्या आप ऐसा कहेंगे? सेकंड कह रहा है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। कहेंगे कि बिना प्रश्न पूछे देखो, समझो, जानो, कुछ नहीं पूछना है तुम लोगों को। थर्ड है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। फोर्थ है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों के साथ शिक्षक के साथ अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी कि उन्हें आनंद उठाना चाहिए? ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आनंद ही उठाएंगे, ये थोड़ा सा कमज़ोर पॉइंट है। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे नहीं, बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए कि प्रश्न पूछो कि किसके बारे में तुमको जानकारी चाहिए, किन के बारे में नहीं जानते हो, जिनके बारे में नहीं जानते हो उनके बारे में पूछो। अगर बच्चे कहीं अलग जगह गए हैं तो उनके अंदर कई सारे प्रश्न होंगे कि सर ये क्या है, सर ये क्या है, या इनको क्या कहते हैं, ये कौन सी जानवर है। अगर आप इन प्रश्नों को पूछने नहीं लगेंगे तो बच्चे के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, उनकी मानसिक क्षमता का विकास कैसे होगा। इसलिए यहाँ नेगेटिव कह रहा है कि उनको प्रश्न सभी अवलोकनों बिना कोई प्रश्न पूछे, कि प्रश्न नहीं पूछने के लिए कहेंगे, ऐसा नहीं, ये भी नेगेटिव लग रहा है। फर्स्ट देखिए, यदि कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। देखिए ये तो थोड़ा थोड़ा सही है। अगर प्रश्नों को बच्चे वहीं का वहीं पूछे तो उनसे ज़्यादा सीखेंगे बच्चे जितना कि घर पे सीखेंगे, अर्थात घर से ज़्यादा वहाँ अगर प्रश्न पूछ लिए तो सबसे ज़्यादा सीखेंगे। ये भी नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। सबसे अच्छा क्या है? उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, बच्चों को टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए कि हमने ये देखा, हमने ये देखा। अगर प्रश्न हो तो तुरंत पूछना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, या फोर, सॉरी, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए ये आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया गया है। लगे आपको कि ये वीडियो अच्छा है मेरे लिए और चैनल मेरे लिए लाभदायक हो सकता है तो ज़रूर इनको ट्राई करें, बेल आइकन दबाने की और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीक़ा से पढ़ाया जा सकता है। देखिए बीज के अंकुरण के बारे में बच्चे को अगर बताना है तो किस तरह से पढ़ाएंगे? बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, या अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बताते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। देखिए सबसे अच्छी तरीक़ा से बच्चा कैसे सीखेगा? ये कह रहा है अंकुरण के बीज को फोटो दिखाना। सिर्फ फोटो दिखा देंगे तो बच्चे सीखेगा तो ज़रूर, लेकिन उससे अच्छा कब सीखेगा? कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। या देखिए इस सेकंड नंबर से अच्छा कब सीखेगा? जब हम उनको बोर्ड पर चित्र दिखाएंगे, बोर्ड पर चित्र बना बना करके दिखाएंगे। उससे भी अच्छा कब सीखेगा? जब बच्चे को हम कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाएंगे और उनके प्रतिक्रिया के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे अच्छा तब सीखेगा बच्चा जब बीजों को बच्चों को कहेंगे बोने के लिए, उनके अंकुरण के विभिन्न चरणों को समझने के लिए कहेंगे, अवलोकन करने के लिए कहेंगे और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहेंगे। अर्थात खुद से बच्चों को कहेंगे कि जब तुमने बीज बोया, सबसे पहले पानी में दिया, पानी से निकाला, अंकुरित हुआ, उनको फिर मिट्टी में डाला। हर प्रोसेस को आप अपने चित्र के माध्यम से समझाओ तो बच्चों में ज़्यादा
अवलोकन क्षमता होगा, ज़्यादा मानसिक क्षमता का विकास होगा, ज़्यादा ज्ञान में वृद्धि होगा और बच्चे चीज़ों को सीख भी पाएंगे अच्छी तरीक़ा से। चलिए मित्रों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, लेते हैं विदा। धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगे कि आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।